गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम। मांग के नियम के बारे में आपने लास्ट क्लासों में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपने इसके बेसिक बारे में थोड़ा बहुत जान भी लिया होगा। बट आज हम थोड़ा सा इसको डीपली डिस्कस करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम कीमत तथा मांग के मध्य संबंध है उसकी व्याख्या करता है। स्टार्टिंग इसका मतलब ये होता है कि मांग का नियम कीमत तथा मांग के मध्य संबंध की व्याख्या करता है और कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है और ये नियम इस विपरीत संबंध की ही व्याख्या करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ यानी मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। कीमत में कमी से मांग में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इस तरीके से किसी वस्तु की कीमत और मांग के मध्य कैसा रिलेशन आता है? नेगेटिव या ऋणात्मक, जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक घटता है, कीमत और मांग दोनों दो टॉपिक हमारे, इसमें से एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है और मांग का नियम इसी को बताता है। ठीक है, मांग का नियम ये बताता है कि कीमत में कमी से मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होती है। यही मांग का नियम है। अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा अपने अपने तरीके से वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है। जिसमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल अपनी परिभाषा को कुछ यूँ बताते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है या जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ती है। वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ती है तथा वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। इस प्रकार कीमत तथा मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है और मांग का नियम इस विपरीत संबंध को ही प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार की कुछ डेफिनेशन है जो प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई है। और इसके बाद में हम बात करें प्रोफेसर सैमुएल्सन। प्रोफेसर सैमुएल्सन कहते हैं कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है, किसी बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है तो उसे नीचे मूल्यों में बेचा जाता है। यानी किसी वस्तु की मात्रा यदि अधिक प्रस्तुत होगी बाजार में तो उसे कम कीमतों पे बेचा जाता है। तो कुछ ऐसी डेफिनेशन है प्रोफेसर सैमुएल्सन की। तो दोनों ही परिभाषाओं की बात करें तो कहने का मतलब ये आता है कि यदि कीमत में कमी होगी तो मात्रा ज़्यादा ही बिकनी है, यानी मांग में वृद्धि होनी है। यानी एक घटेगा, कीमत और जो मांग है, इन टॉपिकों को हम दो रूप में ले लेते हैं कि एक कीमत है, दूसरा मांग है। यदि एक घटता है तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और यही क्या है? मांग का नियम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कीमत और मांग के मध्य कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। फिर दोबारा से हम बोल सकते हैं जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होती है। तो इस प्रकार कीमत और मांग के मध्य कैसा संबंध आता है? विपरीत संबंध आता है। कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध आता है और मांग का नियम इस विपरीत संबंध की ही व्याख्या करता है और यही मांग का नियम है। तो मांग का नियम कुछ जो मान्यताएं लेकर चलता है तब इसका अर्थ हम बोलते हैं स्टार्टिंग में। तो उसमें एक चीज़ और जोड़ी जाती है, वो क्या है? अन्य बातें। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो ये अन्य बातें क्या होती है? अन्य बातों को हम थोड़ा सा इनकी मान्यताओं में शामिल कर लेते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर जब इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं हम इसी रूप में बोला जाता है
जब अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी, और कीमत में यदि वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग जो वर्ड्स आता है वो क्या होता है, अन्य बातें। तो अन्य बातें समान, ये अन्य बातें क्या है, जो इसकी मान्यताओं को भी साथ में शामिल कर लेती है। तो इसकी जो मान्यताएं हैं व्यवहार में तो नहीं लागू होती, फिर भी ये सिद्धांत है अपनी मान्यताओं को साथ में लेते हुए आगे बढ़ता है, आगे चलता है। तो इसकी मान्यताओं की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी मान्यता है उपभोक्ता की आय समान रहे। उपभोक्ता की आय समान रहे। तो पहला फैक्टर आ गया, आय में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आय में चेंज हो गया तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आय बढ़ने के साथ लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, भले कीमतें बढ़ती रहे, कोई नियम लागू वहाँ नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है आय समान रहनी चाहिए, आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यदि बात करें तो उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, अधिमान। अधिमान का मतलब पसंद से होता है। आदि में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये चीज़ें भी क्या रहे, स्थिर रहे। ऊपर वाले जैसे आय समान रहे या आय स्थिर रहे, ये भी क्या रहे, स्थिर रहे। इनमें यदि परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम फिर लागू नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे। अन्य वस्तुएं जैसे कि चाय और कॉफ़ी की यदि बात करी जाए तो चाय के साथ में अन्य वस्तु कौन सी है, कॉफ़ी है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कार और पेट्रोल की बात करें तो कार है तो कार के साथ में अन्य वस्तु कौन सी है, पेट्रोल है। तो अन्य वस्तुएं क्या है, इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा मांग का नियम है ये लागू नहीं हो पाता है। तो इसलिए अन्य जो वस्तुएं उन संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि चाय का संबंध कॉफ़ी से होता है क्योंकि ये प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है इनको। ठीक है, और कार और पेट्रोल क्या है, ये पूरक वस्तुएं कही जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है ये। और जो चाय और कॉफी है ये सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक की कीमत में परिवर्तन का दूसरे वाली वस्तु की मांग पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन वस्तुओं की जो कीमतें क्या रहनी चाहिए, स्थिर है। अन्य यदि हम चाय की बात कर रहे हैं तो कॉफी की जो कीमतें उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होता है। चौथी बात करें तो भविष्य में कीमतों में परिवर्तन नहीं हो। भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका नहीं हो। तो कहने का मतलब है जिन वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं भविष्य में उनकी कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की आशंका नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आज किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ठीक है, तो यदि भविष्य में ऐसा लगने वाला है कि आने वाले टाइम में ये वस्तु है जो 50 रुपये किलो होने वाली है, तो फिर लोग यदि अगले दिन कीमत बढ़ेगी तो भी उसको ज़्यादा ही खरीदेंगे। दिमाग में ये रहता है कि 50 रुपये किलो से बढ़िया है कि जैसे मान लो आज 10 रुपये किलो है, कल वो 15 रुपये किलो हो जाती है, सीधे अगले दिन वो 50 रुपये किलो नहीं होती है, 15, 20, 30, 25 दिन बाद में 50 रुपये किलो होने वाली है। तो आज यदि 10 रुपये है तो अगले दिन 2-3 दिनों में क्या 15 रुपये रेट हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वो देखते 50 रुपये किलो से तो बेटर है कि 15 रुपये किलो में ही खरीद ले, तो ऊँची कीमतों पर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ये इस तरीके से होता है। तो इसलिए भविष्य में यदि कीमतों में परिवर्तन की आशंका यदि हो तो हम क्या करते हैं, मांग का नियम को लागू नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य में कीमतों के परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए, कीमतों में परिवर्तन। पांचवें यदि बात करें टॉपिक की हमारे, तो किस्म समान रहे। वस्तु की किस्म समान रहे।
यानी वस्तु की जो किस्म क्वालिटी है उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मांग में परिवर्तन हो सकता है। सपोज कीजिए अभी जैसे मान लो कोई हम वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, कोई मिठाई ले रहे हैं, अभी वो उसमें कुछ टेस्ट अलग आ रहा है, लेकिन उसके टेस्ट फ्लेवर में कुछ हम चेंज कर देंगे तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी, तो कीमतें बढ़ने पर भी उसकी मांग हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसलिए वस्तु की किस्म क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, क्वालिटी में नो चेंज इन क्वालिटी में परिवर्तन नहीं हो। फिर है वस्तु की नई प्रतिस्थापन वस्तु की खोज नहीं हो। तो कहने का मतलब है जिस वस्तु के लिए हम बात करें उसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी खोज नहीं होनी चाहिए या प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए। यदि नई प्रतिस्थापन की यदि खोज हो गई है तो उसकी मांग पे कहीं ना कहीं जाकर के हम जो बात करें उसका जो इफेक्ट है जो नेगेटिव नहीं करके पॉजिटिव पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रतिस्थापन वस्तु है, जो नई प्रकार की कोई प्रतिस्थापन वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा ये नियम है जो लागू नहीं होता है। लास्ट हमारा इसकी मान्यता का है वो है दिखावटी व कीमती वस्तुएं दिखावटी और कीमती वस्तुएं या शानो शौकत को का प्रदर्शन करने वाली जो वस्तुएं होती है उनके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो दिखावटी या कीमती या शानो शौकत को प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं उनके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी यदि कीमतें बढ़ भी रही होगी तो भी लोग इनको ज़्यादा खरीदते हैं, तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। हम कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही है तो कम खरीदेंगे, जबकि दिखावटी वस्तुएँ या शानो शौकत वाली जो ऐसी चीज़ें होती है इनकी कीमतों में यदि वृद्धि होती तो भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। यदि हम बात करें यदि हीरे जवाहरात सोने चांदी इनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो भी इनको लोग क्या ज़्यादा ही खरीदते हैं। तो इसलिए इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं तो ये सारी क्या है स्थिर रहनी चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अन्य बातें हैं, ठीक है। यदि ये मान्यताएं यदि लागू नहीं होती है तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो इन मान्यताओं को आधार माना गया है। और सामान्यतः इन मान्यताओं के बारे में बात करें तो ये सारी लगभग अव्यवहारिक मान्यताएं इनको माना गया है, क्योंकि व्यवहार में ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी लो ऑफ डिमांड के लिए हमें इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी ये कुछ मान्यताएं थी। अब हम बात करते हैं मांग के जो एक तालिका की बात कर लेते हैं और एक मांग वक्र किस तरीके से बनाया जाता है। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, फिर भी दोबारा से एक मांग वक्र हम और बना लेते हैं। मांग तालिका एवं वक्र। तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी से मांग में वृद्धि होती है, तो हम लिखते हैं एक साइड में कीमत और एक साइड में लिख देते हैं क्वांटिटी यानी मांग मात्रा। तो इसमें हम प्राइस और क्वांटिटी 100 इधर कर देते हैं 200। जब किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उसकी 200 इकाइयाँ खरीदी जाती है। जैसे ही कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, हम कर देते हैं 400। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो इस तरीके से कैसा संबंध आया, विपरीत संबंध आया। इनको हम एक डायग्राम में बना सकते हैं, डायग्राम में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो एक सवाई खींच ले सबसे पहले, तो इधर लिखेंगे कीमत और इधर मांग मात्रा। तो इनके आधार पे भी हम बना सकते हैं और दूसरे आधार पे भी। तो कीमत का हम कर लेते हैं यहाँ 50 और यहाँ कर लेते हैं अंतर समान हो 100। इसी प्रकार से यहाँ हम कर लेते हैं 200 और यहाँ हम कर लेते हैं समान अंतर से 400। तो 100 रुपये कीमत पे 200, तो 100 पे 200। तो इस तरीके से एक बिंदु बनाएंगे 200 के ऊपर और 100 के सामने।
और इसके बाद में 50 पे 400, तो 50 और 400 के सामने इस तरीके से एक बिंदु बनाएंगे, 400 के ऊपर और 50 के सामने। और अब इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। और इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है वो क्या है, मांग वक्र है। लाइनें सीधी होनी चाहिए, डायग्राम अच्छा बनता है, तो इसलिए लाइनों को हम सीधा रखने का प्रयास करते हैं। डैश डैश करके भी बना सकते हो, सीधी स्ट्रेट लाइन भी लाइन बना सकते हो। तो डैश डैश करके बनाओगे तो इजी बनेगा, अच्छा बनेगा, गलती कम होगी। डी मांग वक्र हो जाएगा हमारा। दोनों साइडें मिला देते हैं इसको। तो इस तरीके से पहले डैश डैश करके बनाइए, फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन में इसको स्केल का प्रयोग करते हुए इसको आप बदल देंगे। तो इनको नाम देंगे ए और बी। ए और बी को मिलाने से जो रेखा बन रही है उसको क्या नाम देंगे, हम डी मांग वक्र देंगे। तो इस तरीके से मांग वक्र का हम निर्माण करते हैं मांग के नियम के अनुसार। तो आपने तालिका का देखा, तालिका और डायग्राम का वर्णन करना चाहिए। मैं तालिका के बारे में लिखेंगे। उपरोक्त तालिका के अनुसार जब कीमत 100 रुपया है तो मांग मात्रा 200 इकाइयाँ है, और कीमत जैसे ही कम होती है तो मांग बढ़ करके 400 जाती है। कीमत कम होकर के लिखेंगे 50, कीमत जैसे ही कम होकर के 50 रुपये होती है तो मांग मात्रा 400 इकाइयों के रूप में हो जाती है। इस तरीके से कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध शो होता है, प्रकट होता है। दूसरे में इसके डायग्राम के बारे में ये बताएंगे कि ए और बी बिंदुओं पर अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांग मात्रा को दर्शाया गया है। इस तालिका की सहायता से हमने इसको बनाया है। तो सबसे पहले OX OY पे लिखना चाहिए। OX पे हमने क्या लिखा है, मांग मात्रा। OY पे हमने कीमत को दर्शाया है। अब लिखेंगे ए बिंदु पे O, यहाँ से लिखेंगे O पे कीमत भी लिख सकते हैं इसको, या 100 रुपये पे 200 इकाइयाँ मांग की मात्रा को दर्शाया गया है। और जैसे कीमत घटती है, ठीक है, 50 रुपये होती है तो मांग मात्रा 400 इकाई हो जाती है, जो कि बी बिंदु के द्वारा दर्शाया गया। तो इस तरीके से इसका वर्णन भी हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।